नमस्कार शिक्षक मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं के लिए गणित की कक्षा में एक नया अध्याय शुरू करेंगे। आपकी पुस्तक में अध्याय का नाम है अध्याय 3 करणी। करणी कक्षा 9वीं के लिए एक विशिष्ट बात है, और जब तक आप करणी अच्छी तरीके से ना समझ लें कि करणी क्या होती है, तब तक आप इस पाठ को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। मेरे साथ में हैं आज मैडम अत्रे। वह आपको बताएंगी कि करणी क्या होती है। करणी शुरू करने से पहले मैडम अत्रे, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को संख्याओं की जो विकास है, संख्याओं का जो विकास क्रम है, गणित में संख्याएं किस तरीके से बनी, किस तरीके से उनका उपयोग हुआ, कैसे उनकी आवश्यकता पड़ी और किस तरीके से हमने आगे बढ़कर विभिन्न प्रकार की संख्याओं को खोज की, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए अगर आप करणी तक पहुँचेंगी तो मेरा ख्याल है हमारे बच्चे आसानी से समझ पाएंगे कि करणी वास्तव में होती क्या है। सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब भी कोई हम नया अध्याय या नई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके प्रति हमारी क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर जैसे करणी है तो करणी क्या है। तो आज हम आपको पिछले अध्यायों में जो पढ़ चुके हैं उसके आधार पर हम आपको करणी का ज्ञान देंगे। तो आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा है, संख्या प्रणाली पढ़ी है, और उसमें आपने प्राकृत संख्याएँ पढ़ी हैं। प्राकृत संख्याएँ जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसी तरह पूर्ण संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और अगर इसमें निगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं भी इंक्लूड कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाती हैं। और उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। जब संख्या को हम अगर P/Q के रूप में लिखते हैं और अगर उसका जो Q या जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर या हर 0 के बराबर ना हो, तो इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। अब बच्चों, कुछ हम ऐसी परिमेय संख्याओं की बात करते हैं जो आप पढ़ चुके हो, जैसे 1/2। अब 1/2, 1 में हम 2 का भाग देंगे तो आप देखते हैं कि इसका मान आएगा 0.5। 7/5 इसी तरह देखते हैं तो इसका दशमलव रूप आएगा 1.4, और इसी तरह -7/64 इसका दशमलव रूप आएगा 0.109375। इस तरह की दशमलव संख्याओं को हम शांत दशमलव कहते हैं। अब हम कुछ और ऐसी परिमेय संख्याओं की बात करते हैं। ये जो शांत दशमलव संख्याएं आपने बताई, जैसे 1/2 बताया और 7/5 बताया, इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो शांत दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। क्या आप इनकी कोई विशेषता ऐसी देखती हैं जिससे कि ये मालूम पड़ सके कि कौन कौन सी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं होंगी? हाँ, शांत संख्याओं का हमने देखा है कि हर में 2 या 5 को छोड़कर संख्याएं 2 या 5 ही शायद होनी चाहिए। जी बच्चों, अभी मैडम ने जैसे बताया कि देखिए, परमेय संख्याएं भिन्न संख्याओं के रूप में होती हैं, जिसमें ऊपर के भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे के भाग को हम हर कहते हैं। बीच में एक लाइन होती है, तो अंश बटे हर, इस तरीके से ये परमेय संख्याएं होती हैं। अगर इनके हर को आप अच्छी तरीके से देखें तो जिन परमेय संख्याओं में 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो, हर के गुणनखंड कर लें और गुणनखंड करने पर आपको 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड न मिले, छोटे से छोटा गुणनखंड, तो ऐसी संख्याएं हमेशा शांत दशमलव संख्याएं आती हैं। कोई सी भी संख्या देख लीजिए, 1/20 है, 1/25 है, 1/40 है, ये सारी संख्याएं शांत दशमलव संख्याएं ही प्राप्त होंगी। इसके विपरीत अगर हर में
2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या भी है, गुणनखंड के रूप में कोई अन्य संख्या भी है, जैसे कौन सी संख्या है? 3 हो सकती है, 3 के अलावा 7 हो सकती है, तब ये संख्याएं कैसी बनेंगी? ये अशांत दशमलव संख्याएं बनेंगी, जैसे मैडम अभी आपको अशांत दशमलव संख्याएं बता रही। अब हम जैसे कुछ अशांत दशमलव संख्याएं लेते हैं 10/3। अब 10 में जब हम 3 का भाग देंगे तो इसका जो दशमलव निरूपण होगा आप देख रहे हैं 3.33, और इस तरह ये संख्याएं अनंत की ओर चली जा रही हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं, ऐसे दशमलव निरूपण को अशांत कहते हैं। लेकिन इसमें एक और नई बात दिखाई दे रही है कि इसमें 3 रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको अशांत के साथ आवर्ती भी कहेंगे। इसी तरह आप 3/11 देख रहे हैं, 3 में अगर 11 का भाग देंगे तो इसका जो दशमलव निरूपण आएगा 0.272727। तो इस तरह देख रहे हैं ये भी कैसी है? अशांत है। साथ ही इसमें 2 7 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको भी हम कैसी संख्या कहेंगे, कैसा दशमलव निरूपण कहेंगे? अशांत और आवर्ती। लेकिन अब अगर हम एक तीसरे प्रकार की संख्या लेते हैं, जैसे 2 का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं। अब जब हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल आता है 1.4142135, और अभी तो वो आगे और बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन ये ऊपर बताई हुई अशांत संख्याओं से कुछ अलग है। अशांत तो है लेकिन इसमें क्या है? पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। मतलब ये कैसा है? अशांत के साथ अनावर्ती भी है। तो हमने ये देखा कि ऊपर जो 2 तरह की संख्याएं बताई, पहली और दूसरी, पहली शांत थी, दूसरी अशांत और आवर्ती थी। लेकिन तीसरी कैसी है? उनसे कुछ अलग है। तो पहली 2 तरह की संख्याओं को तो हम P/Q परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम 2 के वर्गमूल को P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी परिमेय संख्याओं को विस्तार चाहिए, और अगर ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, मतलब ये कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं। जब ये बात आई कि कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, तो वहीं पर ये निश्चित हो गया था कि कुछ न कुछ अपरिमेय संख्याएं भी होंगी, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं नहीं होंगी तो वो कहाँ जाएंगी? वो अपरिमेय संख्याओं के रूप में होंगी। अभी मैडम ने आपको बताया कि जैसे वर्गमूल 2 है, 2 का वर्गमूल ज्ञात करें तो 1.414, और फिर ऐसी संख्याएं आती चली जाती हैं जो किसी क्रम से रिपीट नहीं होती, उनमें आवृत्ति पुनरावृत्ति नहीं होती, और आवृत्ति नहीं होती इसलिए ये आवर्ती दशमलव संख्याएं नहीं हैं, और आवर्ती दशमलव संख्याएं नहीं हैं इसलिए इनको हम P/Q के रूप में नहीं बदल सकते। जब P/Q के रूप में नहीं बदल सकते, P/Q के रूप में बदली जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। और जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं बदली जा सकती, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। या इस रूप में कह सकते हैं कि कोई भी संख्या अपरिमेय है यदि और केवल यदि उसका दशमलव निरूपण अशांत और अनावर्ती हो। यहाँ हमने कुछ संख्याएं आपको बताई हैं, √2, √3, √5, लेकिन हमें इनमें एक और चीज़ नज़र आ रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर अगर 2, 4, 6 संख्याएं हो तो वर्गमूल का मतलब ही होता है कि उसकी घात क्या है? 2। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इसको कहेंगे 3 का वर्गमूल। और इसके बाद जो नीचे वाली संख्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये करनी के अंदर, अभी तो हमने करनी की बात नहीं की है, लेकिन अगर यहाँ पर जो वर्गमूल में है इसकी जो घातांक है 3 है, इस तरह से इसको कहेंगे घनमूल। और यहाँ पर इसका मूल कैसा है? 4, तो इसको कहेंगे चतुर्थमूल। तो अगर व्यापक रूप से कहें हम कि a यहाँ पर अगर इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि रूट के अंदर a हो और इसकी जो घात हो वो n हो, तो a अगर कैसी हो? धनात्मक परिमेय संख्या, और n कैसा हो? धन पूर्णांक। तो इस तरह की जो
व्यापक रूप होता है संख्या का, उसको हम क्या कहेंगे? करनी। देखिए बच्चों, मैडम ने अभी आपको बताया कि एक चिन्ह है जिसे आप वर्गमूल का चिन्ह के नाम से जानते हैं। अगर उस चिन्ह के बाहर कोई अंक न लिखा हो तो वो वास्तव में वर्गमूल का चिन्ह ही कहलाता है। लेकिन अगर इस वर्गमूल के चिन्ह के बाहर कोई संख्या लिखी हो, जैसे 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, 5 लिखा हो, 6 लिखा हो, जैसा कि आप उस पर देख रहे हैं, पर्दे पर देख रहे हैं, तब ये चिन्ह वर्गमूल का चिन्ह नहीं रह जाता। अगर चिन्ह के बाहर 3 लिखा हो तो ये घनमूल बन जाता है, 4 लिखा हो तो ये चतुर्थ मूल बन जाता है, 5 लिखा हो तो ये पंचम मूल बन जाता है। और इस प्रकार से अगर इस चिन्ह के बाहर n लिखा हो तो यह nवां मूल बन जाता है। अब इसी nवें मूल के आधार पर मैडम अत्रे ने आपको करनी की परिभाषा बताई है। क्या परिभाषा बताई है? कि अगर nवां मूल हो किसका? किसी धनात्मक परमेय संख्या का, और वह मूल एक अपरमेय संख्या के बराबर हो, तब इसे हम करनी कहते हैं। एक बार पुनः मैडम एक नए कागज पर बता दीजिए कि क्या होती है करनी। जैसा कि आप लोग बच्चों स्क्रीन पर देख रहे हैं कि करनी की डेफिनेशन हम व्यापक रूप से इस तरह कह सकते हैं, यदि एक धनात्मक परिमेय संख्या a का nवां मूल एक अपरिमेय संख्या हो तो उस धनात्मक मूल को करनी कहते हैं। अर्थात करनी के अंदर जो करनी घात n और उसका जो धनात्मक करनी का करणीगत या रेडिकेंट जिसे कहते हैं, इस करनी के लिए 2 कंडीशन है। पहली, एक ऐसा होना चाहिए धनात्मक परिमेय संख्या, और n जो है जिसको हम करनी घात भी कहते हैं, शून्यतर धनात्मक पूर्णांक। अब शून्यतर से मतलब है 2 या 2 से अधिक इसका मान होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि करनी के अंदर n करनी घात है, a एक धनात्मक परिमेय संख्या है, इसको कुल मिलाकर हम करनी कहेंगे। देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन है। एक कंडीशन है a के ऊपर, क्या है कि एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो धनात्मक परमेय संख्या हो। अगर a का मान अपरमेय संख्या होगा तो फिर करनी नहीं बनेगी। दूसरी कंडीशन है n के ऊपर, n एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, और ये प्राकृतिक संख्या भी कैसी होनी चाहिए? 1 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। 1 नहीं हो सकती, n का मान 1 नहीं हो सकता, n का मान 0 भी नहीं हो सकता, n का मान ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। n का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए अथवा 2 से अधिक होना चाहिए। तीसरी एक और कंडीशन है इसमें कि nवां मूल a का हमेशा कैसा होना चाहिए? अपरिमेय संख्या होना चाहिए। अगर ये nवां मूल परमेय संख्या हो गई तो भी करनी नहीं होगी। तो करनी के लिए 3 शर्तें हुई। कौन सी? n धनात्मक पूर्णांक जो 2 या 2 से बड़ा हो, a परिमेय संख्या हो, तथा nवां मूल a का अपरमेय संख्या हो, तब a के nवें मूल को हम करनी कहेंगे। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि करनी में जैसे हमने आपको बताया, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं कि जो करनी के अंदर जो करनी घात होती है n दिखाई दे रही है, इस चिन्ह को पहले करनी चिन्ह कहते हैं, घात को करनी घात कहते हैं, और जो अंदर a संख्या है उसे हम करणीगत या रेडिकेंट कहते हैं, और करनी घात को इंग्लिश में डिग्री ऑफ सर्ड भी कहते हैं।
तो हम इस तरह के कुछ और आपको एग्जाम्पल लेकर बताएंगे कि कैसे ये कर्णीगत है और ये कर्णीघात है। अब आप देखिए एक उदाहरण में कि जैसे मैंने ये दिया है, कर्णी के अंदर कर्णीघात ये है और ये क्या है, रेडिकेंट या कर्णीगत। तो इसमें कर्णीघात हो गया 4 और कर्णीगत हो गया 3। अब दूसरे वाले सवाल में आप देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये है कर्णीघात, 6 क्या है, कर्णीघात, और कर्णीगत या जिसे रेडिकेंट कहते हैं वो क्या है, 640। इसी तरह तीसरे सवाल में देखिए कि इसकी कर्णीघात कौन सी है, 5, और कर्णीगत या रेडिकेंट क्या है, 220। तो एक बार हम फिर से दोहरा लें कि जो कर्णीगत या रेडिकेंट होता है वो हमेशा कर्णी के लिए धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए और कर्णीघात हमेशा 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज वो कर्णी नहीं होगी। तो हम कुछ कर्णी के उदाहरण लेते हैं जिससे आप और अच्छी तरह समझ जाएंगे कि किसे हम कर्णी कहेंगे और किसे कर्णी नहीं कहेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, √2, क्यूब √5, 4 है, चतुर्थ मूल 3 का, √8 और क्यूब √81, ये सब दिखा रहे हैं, ये सभी कर्णी हैं। ये तो कर्णी क्यों है मैडम? उनकी तीनों कंडीशंस बता दीजिए। पहले कौन सा लिखा है आपने, वर्गमूल? हाँ, इसका जो कर्णीगत है या रेडिकेंट हो हाँ। वो धनात्मक परिमेय संख्या होनी चाहिए जी, और दूसरी जो इसकी कर्णीघात होती है वो 2 या 2 से अधिक होनी चाहिए, जी हाँ, और इसका कुल मिलाकर जो nवां मूल होता है वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अगर तीनों कंडीशन हमारी इसमें लागू होती है तो ये क्या है, ये कर्णी है। तो आप एक एक करके तीनों कंडीशन लगा के देख लीजिए हर एक उदाहरण में। n का मान 2 या 2 से अधिक है कि नहीं, a का मान परिमेय संख्या है कि नहीं, और जो पूरी करनी है उसका मान अपरिमेय संख्या है कि नहीं। अगर ये तीनों कंडीशन आपकी सही बैठ जाती है तो कोई भी संख्या करनी होगी, और अगर इनमें से तीनों में से एक भी कंडीशन, एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो फिर ये करनी नहीं होगी। जैसे मैडम ने दूसरे उदाहरण दिए हैं जो करनी नहीं है। ये दिख तो रहे हैं जैसे करनी है, हाँ। देखने से ऐसे दिखाई देते हैं कि ये करनी है, लेकिन हम उनको देखते हैं कि हमारी जो 3 कंडीशंस हैं वो उन पर लागू नहीं होती। कौन कौन से उदाहरण हैं मैडम इसमें? जैसे रूट के अंदर पाई, और आप सभी लोग जानते हैं कि पाई होता है 22/7 और ये कैसा होता है, एक अपरिमेय संख्या। आप सभी को मालूम है 22 में 7 का भाग देते हैं तो जो उसका दशमलव निरूपण आता है वो कैसा आता है? नहीं, 22/7 तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान वास्तव में 22/7 नहीं होता। पाई का मान 3 दशमलव और उसके बाद बहुत सी संख्याएं होती हैं, तो वो और वो अशांत दशमलव संख्याएं हैं। पाई का मान अगर आप देखेंगे तो कहीं भी खत्म नहीं होता। अगर आप 100 स्थान भी दशमलव के निकालेंगे तो भी पाई का मान खत्म नहीं होगा, 200 स्थान निकालेंगे तो भी पाई का मान खत्म नहीं होगा। इसलिए पाई p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 22/7 जो मैडम ने अभी बताया है वो पाई का निकटतम मान है, वास्तविक मान नहीं है। वास्तव में इस तरीके से किसी संख्या से पाई को निरूपित नहीं किया जा सकता। इसलिए पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। और मैडम ने आपको ये बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या का nवां मूल, और यहाँ पर अपरिमेय संख्या का nवां मूल है, इसलिए इसे हम करनी नहीं कहेंगे। इसी तरह हम आगे वाला लेते हैं, क्यूब रूट 8, ये भी करनी नहीं है। क्यूब रूट 8, अब देखिए 8 कितना होता है, 2 की घात 3, और ये इसका आप घनमूल करेंगे तो 3 गुणित 1/3 घात हो जाएगा। बचेगा कितना, इसका हल निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और 2 अपरिमेय संख्या नहीं है, 2 क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हमने आपको बताया था
कि nवां मूल a का जो कुछ निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो तीसरी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती, यद्यपि पहली दोनों कंडीशन लागू होती है। n का मान 2 से बड़ा है, कितना है, 3 है, 8 परमेय संख्या है और 8 का हमको तीसरा मूल निकालना है। लेकिन इसका जब हम हल करते हैं तो ये हल कैसा हो जाता है, 2 हो जाता है, और 2 एक परमेय संख्या है, इसलिए तीसरी कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं होती, इसलिए यह एक करनी नहीं होती। नहीं है। इसी तरह हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये है चतुर्थ मूल 625 का। अब दिखने से तो ये ऐसा लग रहा है कि ये करनी है, लेकिन ये करनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 625 का चतुर्थ मूल होता है 5, और 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या होनी चाहिए थी यहाँ पर, अपरिमेय संख्या, इसलिए ये करनी नहीं है। और इसी तरह आप जो चौथा एग्जाम्पल देख रहे हैं उसमें भी है रूट के अंदर 7 + 4√3। अब 7 + 4√3 तो अपने आप में ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। और हमारी जो कंडीशंस है उसमें जो रेडिकेंट होता है वो कैसी होनी चाहिए, एक धनात्मक परिमेय संख्या, इसलिए ये भी क्या है, करनी नहीं है। तो बच्चों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किसको हम करनी कहेंगे और किसको करनी नहीं कहेंगे। मैडम एक बात यहाँ पर बता दीजिए कि क्या सभी परमेय संख्याएं करनी हैं? सभी परिमेय संख्याएं करनी नहीं है। प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी नहीं होती है। जैसे उदाहरण देके बताए थे अभी। हाँ, ये बात विशेष रूप से बच्चों को ध्यान देना चाहिए, और इसमें मैंने 2 उदाहरण भी लिए हैं कि दिखने में ये आपको देखने से लग रहा है कि ये करनी है, लेकिन ये करनी नहीं है। क्यों नहीं है, इसका भी रीज़न मैंने बताया कि दिखने में दिख रहा है यहाँ क्यूब रूट में 2√2 है, तो 2√2 जो है ये कैसा है, अपरिमेय संख्या है, और हमारा रेडिकेंट एक धनात्मक परिमेय संख्या होना चाहिए, इसलिए दोनों ही कैसी हैं, करनी नहीं है। तो ये बात विशेष ध्यान देना है आपको बच्चों कि प्रत्येक करनी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन प्रत्येक अपरिमेय संख्या करनी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ मैडम कि अपरिमेय संख्या बड़ा रूप है, विस्तार है, और उसमें से एक छोटा सा समूह करणियों का होता है। अगर समुच्चय के रूप में देखें तो अपरिमेय संख्या कैसा है, एक सार्वनिष्ठ समुच्चय है और उसका उपसमुच्चय एक करणी है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं। और बच्चों ने समुच्चय पढ़ाई है तो इसको और अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब बच्चों, करणी के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध करणी और मिश्र करणी। तो आप लोग देखेंगे कि किसको शुद्ध करणी कहेंगे और किसे मिश्र करणी कहेंगे। और यहाँ मैंने उदाहरण द्वारा आपको समझाया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऐसी करणी जिसमें इसके जो 2 गुणनखंड होते हैं, जिसमें पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या हो, उसे हम शुद्ध करणी कहते हैं। और मिश्र करणी में जो एक गुणनखंड होता है वह 1 के अतिरिक्त होता है, परिमेय संख्या होती है, और दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या होती है, उसे हम मिश्र करणी कहते हैं। तो यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा है, शुद्ध करणी को √2, क्यूब रूट 5, 4√11, 5th√7, क्यूब रूट 10, ये सब कैसी हैं, शुद्ध करणी। यहाँ पर इसका जो पहला गुणनखंड है वो 1 है, 1 को तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और मिश्र करणी में जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनका पहला गुणनखंड कैसा है, परिमेय संख्या है 2, और दूसरा अपरिमेय संख्या 2√3 में। इसी तरह 3 क्यूब रूट 4 में आप देख रहे हैं 3 कैसा है, परिमेय संख्या, और क्यूब रूट 4 कैसा है, अपरिमेय संख्या। और इसी तरह तीसरे एग्जाम्पल में आप देखिए कि 2 कैसा है, परिमेय संख्या, और 5th√11 ये कैसा है, अपरिमेय संख्या। तो इन्हें हम मिश्र करणी कहेंगे। अब करणी का क्या होता है, एक सरलतम रूप होता है। अब करणी को सरल रूप में कैसे लिखा जाए,
तो करनी को सरलतम रूप में अगर मिश्र करनी या उस रूप में दी हुई है करनी, तो हम उसको सिंपल रूप में या सरलतम रूप में लिख सकते हैं। और सरलतम रूप में लिखने के 3 बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसा कि आप लोग चित्र में स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला है कि ये करनी है। आपको मालूम है करनी का व्यापक रूप कि जहाँ पर ए क्या है, रेडिकेंट, एन करनी घात है, ये एक सरलतम रूप है। लेकिन अगर हमको मिश्रित रूप दिया है तो उसे सरलतम कैसे बनाएंगे और किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात है कि करनी का प्रतीक चिन्ह के भीतर कोई भिन्न संख्या या फ्रैक्शन के रूप में न होना चाहिए। जो करनी का चिन्ह है इसके अंदर जो हमारा रेडिकेंट होता है वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। दूसरा, करणीगत का कोई भी गुणनखंड करनी घात के घातांक का ना हो। और तीसरा है कि दी गई करनी अपने से कम करनी घात की करनी के तुल्य न हो। अब हम इनको कैसे देखेंगे, आप देख रहे हैं जैसे उदाहरण में क्यूब रूट के अंदर है 2/3। 2/3 तो ये कैसा है, फ्रैक्शनल रूप फ्रैक्शनल है, ये भिन्न के रूप में है, इसलिए यह सरलतम रूप नहीं होगा, नहीं है। इसी तरह हम देख रहे हैं क्यूब रूट के अंदर 24 है। हाँ। और 24 क्या है, 8 × 3। हाँ, और 8 क्या है, 8 है 2 की घात 3। तो ये करनी घात की घात के बराबर हो गया ना। हाँ। और इसी तरह हम देख रहे हैं नेक्स्ट में कि ये 6√8 है। अगर हम इसका सरल रूप बनाएं तो ये कैसे बन जाएगा, इसको मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको। 6√8 मैं अगर इसको सरल रूप में लिखना चाहूँ तो हम कैसे लिखेंगे, 8 की घात 1/6, या इसको लिख सकती हूँ 8 को 2 की घात 3 और उसकी घात 1/6। और अगर मैं इसको सरल करूँ तो 3 × 1/6, 3 से 2 कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 की घात आ जाएगा 1/2। तो इस तरह ये हो गया √2। और हमने कहा है कि अगर दोनों के ऐसा है तीसरा रूप कि अगर ये करनी और ये करनी ऐसी बराबर ना हो कि इसकी घात इससे कम हो, है ना। हाँ। जो इसकी घात है 6 है और उसकी घात करनी घात कितनी है, 6 से कम है, 2 है। 2 ही है, इसलिए इसकी घात जो है 2 6 से छोटी है, इसलिए ये भी करनी का सरलतम रूप हाँ। नहीं है जी। तो इस तरह से आपने 3 चीज़ें देखी। और अगर हम इसको और अधिक अच्छी तरह से बता सकते हैं कि जैसे ये है, पहला है क्यूब रूट 2/3, ये सरलतम रूप नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कैसा है, इसमें रेडिकेंट फ्रैक्शनल रूप में है 2/3। दूसरा हमने बताया कि दूसरी चीज़ क्या होती है कि हमारी जो करणीगत का कोई गुणनखंड क्या हो उसका घातांक नहीं होना चाहिए। और हमने बताया कि अगर क्यूब रूट 24 दिया है तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 8 × 24 और 8 क्या है, 2 का क्यूब। अब 2 का क्यूब क्या है, ये जो करनी का घात है ये और ये एक ही हो गया, इसलिए ये भी क्या हुआ, करनी का सरलतम रूप नहीं होगा। और तीसरा हम आपको बता ही चुके हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि क्या होता है करनी का सरलतम रूप और क्यों अगर हमको मिश्र करनी या कठिन रूप में दी हुई करनी हो तो उसे हम सरल रूप में कैसे बदल देंगे। तो बच्चों अब हम आगे इसी को, कोई अगर हमको मिश्र करनी दी है तो उसे सरल कैसे बनाएंगे, देखिए मैं बच्चों आपकी पुस्तक में प्रश्नमाला 3.1 है और उसमें से कुछ सवाल अभी मैडम आपको करके बताएंगी कि किस तरीके से पूर्ण करनी के रूप में लिखा जाता है अगर मिश्र करनी दी हो तो, और अगर मिश्र करनी को सरल रूप में लिखना हो तो कैसे लिखा जाता है। इसमें सवाल नंबर कौन सा है मैडम, 3.1 का कौन सा प्रश्न लिया है, ये दूसरे का है पहला। हाँ, दूसरे का पहला सवाल है इसको सरलतम रूप में लिखना। तो आप दूसरे का पहला सवाल, वर्गमूल 80 को सरलतम रूप में लिखिए। तो अब मैडम ये बताएंगी कि किस तरीके से इस जो दी हुई करनी है इसको सरलतम रूप में कैसे लिखा जाए। बच्चों आपको मालूम ही है कि जैसे √80 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 80 को हम लिख सकते हैं 40 दूनी 80। इसी तरह 40 को लिख सकते हैं 20 दूनी 40। 20 को लिख सकते हैं
10 दूनी 20 और 10 को लिख सकते हैं 5 दूनी 10। तो इस तरह बच्चों आप देख रहे हैं कि अब ये हमारे इससे छोटे गुणनखंड नहीं हो सकते। तो हम इसमें देखते हैं चूंकि रूट लगा है तो हम कौन कौन सी संख्याओं का रूट निकल आएगा। 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रह गया 5। तो 2 दूनी 4 और रूट के अंदर 5। बच्चों आपने देखा कि मैडम ने छोटे छोटे टुकड़े किए, 80 के छोटे से छोटे गुणनखंड किए और गुणनखंड करने के बाद उनके पास 2 तरह के गुणनखंड आए, 2 के 4 और 5 का 1। इस तरीके से गुणनखंड आए। और अगर इसका वर्गमूल लिया तो 2 की घात 4 का वर्गमूल लेंगे तो 2 की घात 2 आया, और 5 का वर्गमूल हम नहीं ले पाते हैं इसलिए उसको वर्गमूल में लिखा। तो ये आ गया आपका 2 की घात 2 बराबर 4, 4 वर्गमूल 5। तो ये हो गया आपका करनी का सरलतम रूप। इसी तरह बच्चों मैं एक दूसरा सवाल लेती हूँ। ये वाला सवाल देखिए आप, क्यूब रूट 72। ये एक मिश्र करनी है और इसे हमें सरलतम रूप में लिखना है। तो आप देख रहे हैं क्यूब रूट 72। अब 72 के कौन से ऐसे 2 गुणनखंड करें। आपको दिख रहा है कि यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर 2 है, मतलब 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 36 दूनी 72। और फिर हम इसके और अगर टुकड़े करें तो 36 हो जाएगा 18 दूनी 36। इसी तरह 18 के भी गुणनखंड हो जाएंगे, 9 दूनी 18 और 9 के अगर गुणनखंड करें तो 3 तिया 9। तो इस तरह बच्चों आप देख रहे हैं कि अब हम इससे छोटे गुणनखंड नहीं निकाल सकते। और इसमें है क्यूब रूट, तो ये कैसा है 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इसका तो घनमूल आ जाएगा 2 बाहर और घनमूल के अंदर है 3 तिया 9। तो ये मिश्रकर्णी का ये क्या हो गया सरलतम रूप हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है कि अब आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप ज़रूर हमें अपनी परेशानी बताएंगे। अब हम सरलतम के बाद अगर कोई हमको सवाल दिया है उसे पूर्णकर्णी के रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे। ये सवाल है, इसको मैडम देखते रहिए, ऊपर नीचे जैसे होता है वहाँ पर टीवी दिखाई दे, नीचे जाकर ऊपर कर दिया 3/4 रूट 8। अब इसे हमें पूर्णकर्णी में बदलना है। तो पूर्णकर्णी में कैसे बदलेंगे, 3/4 को हमें करनी के अंदर ले जाना है। और रूट कौन सा है, रूट का मतलब है इसका घातांक क्या है 2। और जब 2 घातांक है और हम इसे अंदर ले जाना चाहते हैं इसलिए 3/4 और हम 8 को लिखेंगे 1/2। अब बच्चों यहाँ ये देखो आप कि हमको भी इसकी घात 1/2 करना है, क्योंकि 3/4 को हमें करनी के अंदर ले जाना है। तो हम 3/4 की घात अगर 1/2 करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 3/4 का पहले क्या करेंगे वर्ग करेंगे और फिर उसकी घात 1/2 करेंगे, जिससे इसका मान नहीं बदलेगा, क्योंकि 2 गुणित 1/2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा और 3/4 आ जाएगा। तो हम रूप ऐसा बनाना चाहते हैं जिससे हमारी संख्या का मान भी नहीं बदले और हमारी संख्या को भी हम करनी के रूप में लिख सकें। तो हमने इसको इस तरह लिखा और ये हो गया 8 की घात 1/2। अब इसमें हम ये देखते हैं कि 3/4 का जब हम वर्ग करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 3 का वर्ग हो गया 3 तिया 9 और 4 का वर्ग हो गया 4 चौक 16 और इसकी घात आ गई 1/2। अब आपने देखा कि दोनों की घात कैसी हो गई, एक जैसी हो गई। और हमारी करनी के नियम में होता है कि अगर 2 हमारे जो संख्याएं हैं उनकी घात एक जैसी हो तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, एक साथ लिख सकते हैं। 9/16 गुणित 8 और इसकी घात 1/2। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 8 से 16 कट जा रहा है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। इस तरह से हमारी संख्या आ गई 9/2 और उसकी घात
1/2, या इसको कह सकते हैं रूट के अंदर 9/2। इस तरीके से यह किस में बदल गया? पूर्ण करनी में। पूर्ण करनी में बदल गया। अभी एक मिश्र करनी को मैडम ने पूर्ण करनी के रूप में आपको बदलकर बताया। बच्चों देखिए, करनी घात 2 का मतलब होता है संख्या का 1/2वां घात। करनी घात 3 का मतलब होता है संख्या का 1/3वां घात। करनी घात और सामान्य घातों में कुछ अंतर है। करनी घात वो घात नहीं है जो आपके वास्तव में घात होते हैं। एनवां घात, करनी का एनवां घात बराबर होगा संख्या का 1/nवां घात। ये याद रखिए, ऐसा नहीं कि हमने करनी घात 3 कहा है तो आप संख्या का 3वां घात कर दें। करनी घात में और सामान्य घात में अंतर है, ये जरूर ध्यान रखें। अब मैडम और एक और प्रश्न करके बताइए। हाँ, एक और प्रश्न ले रहे हैं। tan√3 tan√3 या 10√3, इसको पूर्ण करनी में लिखना है। और बच्चों जैसा अभी हमने पहले ही किया, बिल्कुल इसी तरह से tan√3 को भी हम हल करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये है 10 और √3 को लिखेंगे 3 की घात 1/2। अब हमें 10 को भी करनी के अंदर करना है, मतलब 10 को भी क्या करना है, इसकी घात 1/2 बनाना है। तो बिल्कुल जैसा मैंने पहले बताया, 10 का पहले करेंगे वर्ग और उसकी घात 1/2 और 3 की घात 1/2। बच्चों ये इसलिए किया जिससे इसका हमारा मान नहीं बदले, है ना, क्योंकि घात में घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है और 2 से 2 कट जाएगा तो फिर वापस हमें 10 प्राप्त हो जाएगा जी। इसलिए हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं। अब हम इसको, क्योंकि दोनों की घात एक जैसी है, 10 का वर्ग हो गया यहाँ पर 100 और इसकी घात है 1/2, यहाँ भी 3 की घात 1/2। अब दोनों की घात कैसी हो गई, पावर बिल्कुल समान। तो हम इसको 21 में लिख सकते हैं, 100 × 3 और इसकी घात 1/2। तो ये हो गया, 100 में 3 का गुणा किया 300 और 300 की घात हो गई 1/2। और करनी के रूप में इसको लिखेंगे तो वर्गमूल के अंदर 300। तो बच्चों अब आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से मिश्र करनी को सरलतम रूप में और सरलतम करनी को मिश्र करनी में कैसे बदलेंगे या पूर्णतः करनी में कैसे बदलेंगे। मैडम अब आप एक ऐसा उदाहरण देकर बताओ जिसकी दो करनियां हैं और जिनकी करनी घात अलग अलग हैं और उनमें से कौन सी बड़ी या छोटी होगी, कैसे तुलना करेंगे? सर आपने सही सवाल किया है और इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक सवाल कि हमें दी हुई है करनी √2 और 3√3। अब ये देखना है कि इनमें कौन सी बड़ी है। देखकर हम एक नज़र में नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी है, लेकिन आप देख रहे हैं √2 तो इसकी करनी घात 2 है और ³ √3 इसकी करनी घात 3 है। जब इनमें हमको बड़ा या छोटा ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, इनकी जो करनी घात होती है उसका एलसीएम लेते हैं। तो जो करनी घात है 2 व 3, इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम या जिसको कहते हैं लघुत्तम, लघुत्तम निकालेंगे तो 2 और 3 का लघुत्तम होता है 6। अब जब 6 लघुत्तम निकालेंगे तो हम लिखेंगे √2 बराबर एक करनी में करनी घात की जगह रखेंगे 6 को, जो हमने लघुत्तम लिया है उसे करनी घात की जगह रखेंगे और यहाँ पर जो हमारी करनी घात थी 2 उससे उसका पहाड़ा लेंगे कि कितनी बार में 6 आता है, 2 तिया 6, तो 3 बार में तो 2 की घात जो अंदर रेडिकेंट है उसकी घात बना देंगे 3 और ये बराबर हो जाएगा √6 की या 6 घात की 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसी तरह ³ √3 है तो इसमें भी आपने देखा कि हमने जब लघुत्तम लिया है तो हम इसकी करनी घात 6 बनाना है और 3 का पहाड़ा लेंगे फिर से वैसे ही, 2 आएगा, 3 दूनी 6 तो 3 का हो गया वर्ग।
तो ये हो जाएगा 6 के अंदर 3 का वर्ग 3 तिया 9। नौ। और बच्चों आप देख ही रहे हो, इन दोनों में तो आप बड़ा छोटा बता ही सकते हो कि ये 9 बड़ा है और 8 छोटा है। तो कौन सी बड़ी हो गई? ये वाली बड़ी है, तो इसको लिखेंगे 3√3 ये बड़ा है और √2 छोटा है। बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरीके से करणी की तुलना की जाती है, मिश्र करणियों को किस तरीके से सरलतम रूप में रखा जाता है, सरलतम रूप की करणियों को किस तरह से मिश्र रूप में बनाया जाता है। समय का अभाव है, आज बस यहाँ तक ही समय समाप्त हो रहा है। हम आगे के पीरियड में करणियों पर और अधिक संख्याएं बताने की आपको कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैडम ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए मैडम का भी धन्यवाद।